दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछले भाग में हमने सुना कि निशा के पीरियड्स की वजह से किस तरह अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। अगले दिन जतिन के चाचा और चाची घर पर अपने बेटे की शादी का कार्ड देने आए थे। उन्होंने बताया कि शादी के बाद उनके लड़के को ज़रूरी काम से 2 महीने के लिए अमेरिका जाना है, इसलिए वो लोग शादी इसी हफ्ते कर रहे हैं। निशा पहली बार उन लोगों से मिल रही थी। नई बहू की खूबसूरती की तारीफ करते हुए चाची ने जतिन की तरफ देखते हुए कहा, शादी तो हमें बिना बताए कर ली, लेकिन कम से कम एक रिसेप्शन तो कर ले, ताकि सब लोग नई बहू से मिल सके। उनकी ये बात जतिन और बाकी घर वालों को भी ठीक लगी और दादी ने कहा कि जल्दी ही वो लोग भी एक शानदार रिसेप्शन देंगे। आज कितने दिनों बाद जतिन ऑफिस जा रहा था। निशा ने उससे पूछा, क्या मैं भी फिर से नौकरी कर सकती हूँ? जतिन ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम उस कंपनी की मालकिन हो, नौकर नहीं। जल्दी ही तुम उस कंपनी में मालकिन की हैसियत से काम करोगी। मुझे 1 महीने का वक्त दो। उसकी ये बात सुनकर निशा खुश हो गई। शादी के बाद वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिली थी, इसी बहाने सबसे मिल भी लेगी। अगले दिन संडे था। शाम के वक्त सब लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। जतिन 3 पीस सूट में किसी मॉडल से कम नहीं लग रहा था। वो तैयार होकर बाहर निकला ही था कि ऑफिस से फ़ोन आ गया और वो बात करते करते कमरे से बाहर चला गया। निशा अभी भी तैयार हो रही थी। जतिन फ़ोन पर बात खत्म करके निशा को बुलाने कमरे की तरफ जा रहा था। तभी वो तैयार होकर कमरे से बाहर निकली। ब्लू कलर के गाउन में वो किसी परी की तरह लग रही थी और उस पर उसकी वो प्यारी सी हंसी किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। एक पल के लिए जतिन उसे देखता ही रह गया। उसके आते ही सब लोग शादी में जाने के लिए निकल गए। सब गाड़ी में बैठ रहे थे। तभी जतिन उसके करीब आकर धीरे से उसके कानों में बोला, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। शादी में मेरे करीब ही रहना। ऐसा ना हो तुम्हें कोई उड़ाकर अपने साथ ले जाए। निशा को भी अब जतिन का उसे यूं छेड़ना अच्छा लगने लगा था। वो बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में सब लोग वेडिंग हॉल में पहुंच गए। शादी का अरेंजमेंट बहुत ही आलीशान जगह पर किया गया था। सब रिश्तेदार पहली बार निशा से मिल रहे थे। हर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ कर रहा था। दादी और माँ पापा दुल्हा दुल्हन से मिलने स्टेज पर चले गए। जतिन किसी इम्पोर्टेंट कॉल की वजह से काफ़ी देर से बाहर फ़ोन पर बात कर रहा था। वो निशा को बोलकर गया था कि उसके आने तक वो वहीं उसका इंतज़ार करे। निशा दूर खड़ी दुल्हन को देख रही थी। कितने अरमान थे उसके भी शादी को लेकर, कि उसकी भी शादी ऐसे ही धूमधाम से हो, लेकिन उसे किस तरह अपनी ही शादी में सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा था। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निशा ने पलटकर देखा तो आकाश की माँ वहाँ खड़ी हुई थी। उन्हें देखते ही निशा के होश उड़ गए। उसने कहा, आंटी आप यहाँ? वो बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जैसी लड़की को यहाँ किसने बुलाया है? निशा के हाथों में फूलों का बुके था। उन्होंने वो निशा के हाथ से लेकर नीचे फेंक दिया। ये देखकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। उनकी बात सुनकर निशा की नज़रें नीचे झुक गई। शोर सुनकर दूल्हे की माँ यानी जतिन की चाची वहाँ आ गई और बोली, क्या हुआ मिसेस सक्सेना, आप चिल्ला क्यों रही हैं? उसने कहा, आपने कैसे लोगों को शादी पर बुलाया है? ये लड़की बच्चलन है। मेरे बेटे की शादी हम लोगों ने पहले इसके साथ तय की थी, लेकिन फेरों से पहले ऐन मौके पर इसका पति वहाँ आ गया और इसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले गया। शोर सुनकर सब लोग वहाँ इकट्ठा हो चुके थे। सब लोग जो अब तक निशा की तारीफ कर रहे थे, अब उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। दादी और माँ पापा भी दूर खड़े ये सब सुन रहे थे। ये सुनकर उन लोगों के भी होश उड़ गए। वो औरत निशा पर चिल्लाए जा रही थी, लेकिन मजबूर खड़ी निशा के पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। उस औरत ने निशा का हाथ पकड़ा और उसे शादी के हॉल से बाहर ले जाने लगी। तभी सामने से एक आदमी ब्लैक कलर के सूट में तेज कदमों से निशा की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो उस औरत के चेहरे के बिल्कुल करीब आकर बोला, अभी के अभी हाथ छोड़ो इसका। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई थी। ये देखकर उस औरत ने तुरंत निशा का हाथ छोड़ दिया। वो आदमी और कोई नहीं, जतिन सिंघानिया था। उसने निशा का हाथ पकड़कर एक बार सबकी तरफ नजरें घुमाई। सब लोगों की नजरें उन दोनों पर ही टिकी हुई थी। जतिन ने कहा, ये लड़की जो मेरे साथ खड़ी है मेरी पत्नी है। इसके बाद आप लोगों को कुछ और पूछना है?
उसके गुस्से को देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उससे कुछ और पूछ सके। जतिन ने एक बार फिर उस औरत को देखते हुए कहा, अब अगर किसी ने भी मेरी पत्नी के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं उस इंसान के हलक से जुबान बाहर खींच लूँगा। निशा सर झुकाए खड़ी हुई थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो जतिन का हाथ खींचते हुए बोली, प्लीज़ मुझे यहाँ से ले चलो। वहाँ एक पल भी और खड़े रहना निशा के लिए भारी हो रहा था। एक बार फिर से शादी में सब लोगों के सामने उसे बेइज्जत किया गया था। जतिन उसे लेकर वहाँ से निकल गया। उनके पीछे घर के बाकी सब लोग भी वहाँ से निकल गए थे। पूरे रास्ते सब गाड़ी में शांत बैठे हुए थे, लेकिन सबके दिल में बहुत सारे सवाल थे। घर पहुँचते ही निशा अपने कमरे में जाने लगी। तभी दादी ने उसे रोकते हुए कहा, निशा, अपने कमरे में जाने से पहले यहाँ आओ। उनकी बात सुनकर निशा बिना कुछ बोले उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। तुम्हारी शादी जतिन से कैसे हुई? सच सच बताना। उनकी बात सुनकर निशा जतिन की तरफ देखने लगी। जतिन ने कहा, ये मासूम है, आप लोगों को जो पूछना है मुझसे पूछिए। ये बोलकर उसने सारी सच्चाई घर वालों को बता दी कि निशा उनके ऑफिस में काम करती थी और वो निशा को चाहने लगा था, लेकिन निशा के इनकार करने पर उसने शादी के झूठे फोटोज तैयार करवाए और किस तरह उसकी शादी में पहुंचकर उसकी शादी तोड़वा दी। ये सुनकर वो लोग हैरान रह गए। दादी ने जतिन के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और बोली, तुम इतना गिर गए कि धोखे से किसी और की लड़की को हमारे घर ले आए। तभी माँ ने कहा, इसका मतलब ये लड़की इतने दिनों से बिना शादी के तुम्हारे साथ रह रही है। तभी जतिन ने उन्हें शादी के वीडियोज़ और फोटो दिखाते हुए कहा, उसने निशा से मंदिर में शादी की है। शादी की फ़ोटोज़ में जतिन ने फेरों के वक्त निशा को गोद में उठाया हुआ था। ये देखकर उन्होंने निशा से पूछा, क्या जतिन ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की थी? निशा का शरीर डर से कांप रहा था। जतिन ने निशा की तरफ देखा। वो समझ गया था कि पहले शादी में हुए हंगामे और अब घर वालों के सवालों की वजह से निशा बुरी तरह घबरा गई है और सब लोग मिलकर उसे टॉर्चर कर रहे हैं। उसने गुस्से में सबकी तरफ देखा और बोला, आप लोग इसे परेशान मत करो, इसकी कोई गलती नहीं है। निशा खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जतिन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। निशा उस दिन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत थी जो उसे इन सब सवालों से दूर ले जाए। जतिन ने एक हाथ से निशा को संभाल रखा था और वो उसे ले जाते हुए बोला, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, इस वक्त निशा को संभालना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बोलकर वो उसे कमरे में ले गया और उसे बेड पर बिठा दिया। एक गिलास में पानी डालकर उसने गिलास निशा के होठों पर लगा दिया। पानी पिलाने के बाद उसने उसके होठों के आसपास लगे पानी को अपने हाथों से पोंछा और उसके माथे को चूमते हुए कहा, अब कोई कुछ नहीं पूछेगा तुमसे, तुम सो जाओ, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। ये सुनकर निशा ने अपना सर हिला दिया और लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। आज पहली बार उसे जतिन का उसके माथे को चूमना अच्छा लगा था, लेकिन जतिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह निशा के दर्द को कम करे। वो निशा के बगल में लेटा उसे ही देख रहा था। निशा को देखना जैसे उसका पसंदीदा काम बन गया था। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो उसे यूं ही देखते देखते पूरी ज़िंदगी बिता सकता है। अभी कुछ ही देर हुई थी निशा को सोए हुए। उसी वक्त उसे बुरा सपना आया। कहते हैं ना, जो इंसान हकीकत में सोचता है वही उसको सपनों में भी आने लगता है। उसे याद आ रहा था कि कैसे एक पल में उसके अपनों ने उसे खुद से दूर कर दिया। वो बोल रही थी, नहीं, मैं घटिया नहीं हूँ, बदचलन नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, प्लीज़ मेरा विश्वास करो। वो इस बात से बेखबर थी कि जतिन उसके बगल में लेटा हुआ सब कुछ सुन रहा था। जतिन ने देखा निशा का शरीर डर से कांप रहा था। ये देखकर जतिन ने उसे गले से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा सपने में डर गया हो और वो उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा हो। जतिन की बाहों का एहसास होते ही निशा को पहली बार ऐसा महसूस हुआ जैसे इस दुनिया में उसके लिए इससे ज़्यादा महफूज जगह और कोई नहीं है। उसका दिल अब जतिन को अपना मानने लगा था। उसने जतिन के सीने में अपने चेहरे को ऐसे छिपा लिया जैसे वो बाहर की दुनिया से छिप जाना चाहती हो। जतिन हल्के हल्के हाथ से उसके सर को सहला रहा था, लेकिन उसके दिमाग में निशा के वो शब्द घटिया और बदचलन घूम रहे थे।
उसके मुंह से ये सब सुनकर वो गहरी सोच में डूब गया। उसे अब समझ में आ रहा था कि निशा पूरा दिन यही सब सोचती है। इसी वजह से चाहे वो उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन निशा के चेहरे पर हर वक्त एक उदासी सी छाई रहती है। उसे आज पहली बार निशा के दुख का एहसास हो रहा था। बेशक वो उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन जिस तरह वो उसकी शादी तुड़वाकर ज़बरदस्ती उससे शादी करके अपने घर ले आया था, उससे निशा की कितनी बदनामी हुई होगी, इस बात के बारे में तो कभी जतिन ने सोचा ही नहीं था। उसने निशा की तरफ देखा, जो अभी भी सपने की वजह से काफ़ी सहमी हुई थी। जतिन ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बस एक बुरा सपना था, हकीकत नहीं थी। हकीकत में तुम बेहद मासूम हो, और ये सिर्फ मैं जानता हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसकी ये बात सुनकर पहली बार निशा के दिल को सुकून पहुंचा था। जतिन की बातों से उसे ऐसा लग रहा था कि चाहे ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन उसने जतिन से शादी करके कोई गलती नहीं की, और वो दुनिया में अकेली नहीं है, कोई है जो उसका ख्याल रख रहा है। कुछ पल पहले देखा वो बुरा सपना अब धुंधला पड़ रहा था। अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि जतिन ने उसके चेहरे को अपने सीने पर रखा हुआ है और दूसरे हाथ से उसके बालों को सहला रहा है, ताकि निशा को नींद आ सके। जतिन के यूं सहलाने से कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली गई। दूसरी ओर जतिन की आंखों में आज नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार निशा को वो बेबस और लाचार चेहरा घूम रहा था। इन सब के लिए वो खुद को जिम्मेदार मान रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने ज़बरदस्ती पिस्तौल दिखाकर निशा से शादी की थी। निशा के चेहरे को देखते हुए वो सोच रहा था, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरे साथ रहना चाहती हो, या ये सब तुम मेरे डर की वजह से कर रही हो। लेकिन किसी से ना डरने वाला जतिन आज अपने ही सवालों से डर रहा था। क्या होगा अगर हकीकत में उसने ये सब निशा से पूछ लिया, और अगर निशा का जवाब ना हुआ? तो उसने धीरे से निशा के सर को तकिए पर रखा और उठकर बाहर बालकनी में आकर सिगरेट जला ली। उसने बोल तो दिया था कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन कैसे? ऐसा वो क्या करे कि सब लोग निशा को इज्जत की नज़र से देखें? सिगरेट के धुएं में वो अपनी परेशानियों का हल ढूंढ रहा था। अगले ही पल निशा के फ़ोन की घंटी बजी। जतिन ने भागकर फ़ोन उठाया। वो नहीं चाहता था कि निशा की नींद खराब हो। फ़ोन लेकर वो बाहर आ गया। उसने देखा निशा के फ़ोन पर आकाश का फ़ोन आ रहा था। आकाश का नाम देखकर जतिन की भौहें तन गई। इतनी रात को ये निशा को फ़ोन क्यों कर रहा है? वो फ़ोन उठाता उससे पहले ही फ़ोन कट चुका था। उसने फ़ोन खोलकर देखा तो उसमें आकाश के बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। उनमें लिखा था कि वो उससे एक बार मिलना चाहता है और अपने बीच हुई गलतफहमियों को दूर करना चाहता है। ये सब देखकर जतिन हैरान रह गया, क्योंकि निशा ने इन सब के बारे में उसे कुछ नहीं बताया था। वो सोच रहा था कि निशा ने आकाश के मैसेज देख लिए लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, या फिर उसे जवाब देकर वो मैसेज डिलीट कर दिए और ये सब डिलीट करना भूल गई। जो भी हो, मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगा। दूसरी ओर निशा इन सब बातों से बेखबर चैन की नींद सो रही थी। अभी कुछ देर पहले आकाश ने उससे मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन निशा ने उसके बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन जतिन सुबह ऑफिस चला गया और निशा से बोला, मैं आज थोड़ा लेट आऊँगा। वहीं निशा उसके जाते ही वापस बेड पर लेट गई। घर वालों का सामना करने की आज उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो अपना फ़ोन चेक करने लगी, जिसमें आकाश के मैसेज थे। उसने देखा कि कल रात आकाश ने उसे फ़ोन भी किया था। ये सोचकर वो घबरा गई कि कहीं जतिन ने उसका फ़ोन चेक तो नहीं कर लिया। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा कि अगर जतिन ने फ़ोन चेक कर लिया होता तो वो रात में ही उसे जगाकर पूछता। इसका मतलब जतिन ने फ़ोन नहीं देखा। ये सोचकर उसकी जान में जान आई, लेकिन उसे आकाश पर गुस्सा आ रहा था कि अब वो क्यों उसे फ़ोन कर रहा है। उसे आइंदा फ़ोन ना करने का बोलने के लिए निशा ने उसे फ़ोन किया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फ़ोन करने की? कल तुम्हारी माँ का जी नहीं भरा मेरी बेइज्जती करके। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही जतिन ने दुखी होने का झूठा नाटक करते हुए बोला, कल जो कुछ भी हुआ माँ उस बात से बहुत शर्मिंदा हैं। वो एक बार तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हैं। निशा ने गुस्से में कहा, इन सब की अब कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आकाश उसे मनाते हुए बोला, प्लीज़ एक बार आकर माँ से मिल लो,
कल रात से वो बिस्तर पर पड़ी हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, वो बस एक बार तुमसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हैं। उसकी बात सुनकर निशा सोच में पड़ गई कि वो क्या करे। तभी वो बोला, क्या हुआ निशा, तुम कब से इतनी पत्थर दिल बन गई? क्या एक बार माँ से मिलकर उन्हें माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं दोगी? निशा का मन तो नहीं था मिलने का, लेकिन आकाश के बार बार बोलने पर वो उसकी बात मान गई। ठीक है, कुछ देर तक पहुंच रही हूँ, ये बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। निशा इस बात से बेखबर थी कि उसके कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, जिनसे लगातार जतिन उस पर नज़र बनाए हुए था। कुछ ही देर में निशा तैयार होकर कमरे से बाहर निकली, लेकिन किसी ने भी उससे बात नहीं की। वो दादी के पास गई और सर झुकाकर बोली, दादी, मुझे अपनी किसी फ्रेंड से मिलने जाना है, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। लेकिन दादी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ से चली गई। एक बार फिर से उसका मन उदास हो गया, लेकिन वो आज एक बार आकाश की माँ से मिलकर हमेशा के लिए ये बात खत्म कर देना चाहती थी। इसलिए वो बिना कुछ सोचे आकाश के घर जाने के लिए निकल गई। घर पहुंचकर उसने दरवाजे की घंटी बजाई। आकाश ने दरवाज़ा खोला। उसका चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन निशा ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बोली, आंटी कहाँ है? वो अंदर बेडरूम में लेटी हुई है। ये बोलकर वो निशा को अंदर वाले कमरे में ले गया। अंदर जाकर निशा ने देखा वहाँ कोई भी नहीं था। उसने मुड़कर आकाश की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और निशा को ज़बरदस्ती अपनी बाहों में लेते हुए बोला, बहुत शौक है ना तुम दोनों पति पत्नी को हर बार हमारी इज्जत उछालने का। आज मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तुम लोग भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। ये बोलकर उसने निशा की साड़ी का पल्ला खींच लिया और उसकी साड़ी उतारने लगा। निशा खुद को बचाने के लिए बहुत हाथ पैर मार रही थी। आकाश की पकड़ बार बार उस पर ढीली होती जा रही थी। तभी आकाश ने निशा को ज़ोर से धक्का मारा, जिसकी वजह से उसका पैर सामने रखी टेबल से टकरा गया। टेबल पर रखा कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया और उसके कांच के टुकड़े निशा के पैर में चुभ गए। दर्द की वजह से निशा हिल भी नहीं पा रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। ये देखकर आकाश ने गुस्से में उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और बोला, चुप, अब एकदम चुप। निशा समझ चुकी थी कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। उसे जतिन की याद आ रही थी कि कैसे आकाश से शादी करने के लिए उसने जतिन के प्यार को ठुकरा दिया था। एक तरफ जतिन था जिसने शादी के बाद अब तक हमेशा उसकी इज्जत की हिफाजत की थी। शादी के इतने वक्त के बाद भी उसने जतिन को पति होने का हक नहीं दिया था। और दूसरी तरफ आकाश था, जो आज उसकी इज्जत को तार तार कर देना चाहता था। तभी जतिन ने उसकी साड़ी उतार दी और उसे बेड पर धकेल दिया। निशा की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक कानों को हिला देने वाली तेज़ आवाज़ से दरवाज़ा टूट गया। निशा जो आंखें बंद करके लेटी हुई थी, उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे वो सामने खड़ा देख रही है वो कोई सपना है या हकीकत। सामने खड़े उस शख्स को देखकर आकाश की पकड़ भी ढीली पड़ गई। वो इस वक्त निशा के ऊपर था। सामने जतिन विशाल और शरद के साथ खड़ा हुआ था। उसकी आंखों में देखकर एक बार को आकाश की रूह कांप गई। वो तुरंत निशा के ऊपर से हट गया। लेकिन जिस पल जतिन ने आकाश को निशा के ऊपर देखा था, उस पल उसका दिल किया कि वो पूरी दुनिया को आग लगा दे। उसने निशा की तरफ देखा, जिसके शरीर पर साड़ी नहीं थी। उसने साड़ी उठाते हुए निशा के चेहरे पर फेंक दी और चिल्लाते हुए बोला, इसे पहनकर बाहर आओ। विशाल और शरद निशा को ऐसी हालत में देखकर पहले से ही कमरे से जा चुके थे। जतिन कॉलर से पकड़कर बेड से घसीटते हुए आकाश को दूसरे कमरे में ले गया और कुछ देर में निशा के पास आकर बोला, इतनी आग है तुम्हारे अंदर दूसरे मर्दों से मिलने की, तुम्हारी ये आग कभी मेरे लिए क्यों नहीं दिखाई देती। उस दिन जतिन इतने गुस्से में था कि उसने निशा की गर्दन पकड़ ली और उसे दोनों हाथों से दबाने लगा। निशा को लग रहा था बस कुछ ही पलों में उसकी जान चली जाएगी। उसकी आंखें बंद हो रही थी। तभी शरद कमरे में आ गया। उसने देखा जतिन गुस्से में निशा का गला दबा रहा है और शायद किसी भी वक्त निशा दम तोड़ देगी। ये देखकर वो जतिन का हाथ पकड़ते हुए बोला, छोड़ दे उसे, वो मर जाएगी। शरद की बात सुनकर जतिन ने निशा को छोड़ दिया और वो चिल्लाते हुए बोला, मेरी मजबूरी है कि मैं इससे इतना प्यार करता हूँ कि इसे मार भी नहीं सकता। निशा फर्श पर गिरी हुई थी।
जतिन उसके बाल पकड़ते हुए बोला, अब बैठी बैठी यहाँ क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। उसकी बात सुनकर निशा ने उठने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से गिर गई। जतिन का गुस्सा उस वक्त इतना तेज था कि उसने निशा को उठाने की कोशिश भी नहीं की। तभी उसकी नज़र निशा के पैरों पर गई, जिन पर कांच के टुकड़े लगे हुए थे, जिसकी वजह से लगातार खून बह रहा था। ये देखकर जतिन का दिल पसीज गया। उसने निशा के पैरों को हाथ लगाया। उसके हाथ लगाते ही निशा दर्द से चिल्ला पड़ी। उसने गुस्से में कहा, देख लिया अपनी होशियारी का नतीजा। और ये बोलकर उसने निशा को अपनी गोद में उठा लिया। निशा के मुलायम हाथों ने जैसे ही जतिन की गर्दन को छुआ, एक बार फिर से उसे कुछ होने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि निशा के हाथ लगाते ही उसे क्या होने लगता है। वो उसे उठाकर कमरे से बाहर ले गया। बाहर जाकर निशा की नज़र आकाश पर पड़ी, जो अधमरी सी हालत में फर्श पर पड़ा हुआ था। उसके कपड़े खून में सने हुए थे। ये देखकर निशा का दिल डर से भर गया। उसने सहमी हुई नज़रों से जतिन की तरफ देखा, जो उसे ही घूर रहा था। उसे जतिन से डर लग रहा था। वो रोते हुए बोली, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने आगे बोलने के लिए मुंह खोला, तभी जतिन ने गुस्से में कहा, मेरा दिमाग पहले से ही बहुत ख़राब है। अगर जीना चाहती हो तो अभी बिल्कुल चुप रहना। उसके इतना बोलते ही निशा ने अपना मुंह बंद कर लिया और जतिन के सीने पर अपना सर रख दिया। उसकी हालत उस वक्त शेर के पंजे में फंसे किसी खरगोश के बच्चे से कम नहीं थी। विशाल ने जल्दी जाकर गाड़ी स्टार्ट की और डॉक्टर के क्लिनिक की तरफ बढ़ा ली। निशा के पैर से अभी भी खून आ रहा था। ऑफिस जाते वक्त कपड़ों का एक बैग हमेशा जतिन की गाड़ी में ही रहता है। उसने उसमें से कुछ हैंड टॉवल निकालकर निशा के पैरों पर बांध दिए। कुछ ही देर में वो लोग क्लिनिक पहुंच गए। जतिन एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठाकर क्लिनिक ले गया। डॉक्टर निशा के पैरों से कांच निकाल रहे थे, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो दर्द से चिल्ला रही थी। जतिन से उसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। वो डॉक्टर्स पर चिल्लाते हुए बोला, आप लोग आराम से कांच नहीं निकाल सकते? उसकी आवाज़ सुनकर डॉक्टर भी घबरा गए। उन्होंने डरते हुए निशा की तरफ देखा, मानो कह रहे हो, प्लीज़ चिल्लाना मत। निशा उनकी लाचारी समझ रही थी। वो खुद भी आकाश की हालत देखकर बुरी तरह डरी हुई थी कि न जाने यहाँ से जाने के बाद जतिन उसके साथ भी क्या करने वाला है। उसने अपने दोनों हाथों से अपना मुंह दबा लिया ताकि उसके चीखने की आवाज़ बाहर ना निकले। कुछ ही देर में सब कांच निकल गए। ये देखकर डॉक्टर्स ने भी चैन की सांस ली। उन्होंने निशा को एक इंजेक्शन लगाया और उसके घावों पर दवाई लगाकर पट्टी बांध दी। इतने में ही एक नर्स वहाँ व्हील चेयर ले आई और निशा की तरफ देखते हुए बोली, मैम आप इस पर आ जाइए। ये बात सुनकर जतिन ने गुस्से में नर्स को घूरते हुए कहा, मेरे होते हुए इसे इस व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर निशा शर्मा गई और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो नीचे मुँह करके हंस रही थी, लेकिन उसने जैसे ही सर ऊपर उठाकर देखा, जतिन उसे गुस्से से देख रहा था। उसे यूँ देखकर उसकी वो हंसी एक पल में ही गायब हो गई। जतिन उसे अपनी बाहों में उठाकर क्लिनिक से बाहर ले आया। कुछ ही देर में वो लोग घर पहुंच गए। निशा के पैरों में पट्टी बंधी देखकर घर में सब लोग हैरान रह गए। माँ ने पूछा, ये निशा को क्या हो गया? लेकिन जतिन बिना कुछ बोले निशा को कमरे में ले गया। उस दिन दादी पहली बार चिल्लाते हुए बोली, अभी कुछ दिन पहले ही इस लड़के के शरीर पर गरम गरम खाना गिर गया। इसे ठीक हुए कुछ ही दिन हुए हैं तो आज बहू को चोट लग गई। कोई हमें भी बताएगा आखिर इस घर में चल क्या रहा है? अब आगे और क्या क्या होने वाला है इस कहानी में, ये जानने के लिए कल फिर से मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। दोस्तों, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं कल फिर से कहानी के